Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Vision Education Hub. In our previous video we have discussed the concept of dipole. ठीक है, हमने डायपोल देखा था। डायपोल पर एक्सियल लाइन पर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने दोनों देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन डायपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, मतलब कितना रोटेटिंग फोर्स लगता है। ठीक है, टॉर्क की अगर हम डेफिनेशन देखें, द कपल रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, कितना रोटेटिंग फोर्स लगता है उसमें, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्क। अब पहले इसकी हल्की सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम को समझेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट p वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E. टॉर्क ऑन डायपोल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा हमारे डायपोल पर और डिस्टेंस कितना होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टॉर्क ऑन डायपोल। यहाँ पर फिगर देख लेते हैं हम। हमारी ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, उसमें ए बी एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है जो कि डायपोल की जो हमारी पी वेक्टर है उसका और ई वेक्टर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज सिंपली हमारा क्या होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से हमारा B पर जो फोर्स होगा वो होगा QE और A पर जो फोर्स होगा वो भी होगा QE, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी बिकॉज ऑफ एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। देयरफॉर टाउ यानी कि टॉर्क इज इक्वल्स टू F डॉट R परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब इसमें R परपेंडिकुलर कितना है BN। ठीक है, B और N ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और A और N हमारा बेस लाइन है। तो वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर की, R परपेंडिकुलर BN एंड F डॉट BN को जब हमने BN को स्प्लिट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2A साइन थीटा। ठीक है, आप इसमें फिगर को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना, फिगर बना के ही समझ में आएगा ये। जब हम BN देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर यानी कि BN अपॉन हाइपोटेन्यूज 2A। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा BN अपॉन 2A। BN की वैल्यू हो जाएगी 2A साइन थीटा, हमने यहाँ पुट कर दी तो टाउ की वैल्यू हमारे पास आ गई QE 2A साइन थीटा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब 2AQ आ जाएगा तो 2AQ हमारी वैल्यू होती है P वेक्टर की। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा P वेक्टर डॉट E साइन थीटा। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे PE साइन थीटा को तो ये वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर यानी कि डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है हमारी टॉर्क ऑन डायपोल। ठीक है, और जो टॉर्क होगी डायपोल पर वो परपेंडिकुलर होगी P और E दोनों के। समझ आया, यानी कि हमारा P अगर Y फ्रेम में है और E हमारा X फ्रेम में है तो टाउ किस फ्रेम में होगी Z फ्रेम में। नाउ बट ऑन कंसीडरिंग डायपोल एज अ सिस्टम फोर्स इज जीरो बट स्टिल इट विल रोटेट। ठीक है, अब क्या होगा जब हम डायपोल को कंसीडर करते हैं तो डायपोल के टाइम पर क्या होता है, डायपोल के टाइम पर होता ये है कि जो नेट फोर्स होता है वो तो जीरो हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को वो अपने से अवे पुश कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही होगी, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाते हैं। बट जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन अलग होने की वजह से वहां पर टॉर्क बन जाता है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने 30 रेडियन पर एक डायपोल रख दिया है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब, एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टॉर्क भी हमें गिवन है, फाइंड P ऑफ द डायपोल। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, थीटा गिवन है, E गिवन है, टाउ गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है P, तो टाउ इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा, टाउ की वैल्यू गिवन है
पी की निकालनी है, ई की गिवन और साइन थीटा हम निकाल लेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब हमने इसे पुट किया और सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। ये आ जाएगी हमारी पी की वैल्यू। डायपोल मूवमेंट की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब मीटर, ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल्स टू 2AQ होता है। A की वैल्यू मीटर एंड Q की वैल्यू कूलम्ब। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले क्या पढ़ा है, पहले हमने डायपोल पढ़ा, फिर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी, ठीक है, फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्सियल पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, फिर हमने पढ़ा डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है, और अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डायपोल पर जब हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P placed in a uniform electric field making an angle थीटा with the field, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, P डायपोल मूवमेंट है। अब जैसे ही हमने इसे प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये कुछ थीटा 1 एंगल पर था, बट हल्का सा ये रोटेट हुआ तो ये थीटा 2 एंगल पर पहुंच गया, ठीक है, हमारे पास दोनों फिगर्स हैं, फोर्स लगा उस पर तो वो हल्का सा रोटेट हो गया। लेट अस रोटेट दिस डायपोल थ्रू एंगल डी थीटा, ठीक है, हमने डी थीटा से उसे रिप्लेस हुआ है। देन स्मॉल वर्क डन। अब थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में तो काफ़ी वर्क डन होगा, बट हमने डी थीटा जब हल्का सा घुमाया उसे तो कितना वर्क डन होगा, बहुत ही थोड़ा। और वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब बात आ जाती है टॉर्क की, तो टॉर्क के अंदर टॉर्क एक ऑब्वियसली एक फोर्स है, ठीक है, और बट इसमें जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो थीटा के अंदर होगा, ठीक है, रेडियंस के अंदर मूवमेंट होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू डिफरेंशिएशन में नहीं हो सकती, ये कुछ ना कुछ फिक्स्ड होगी, ठीक है, चार्जेस पर बेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। तो वर्क डन हमारा स्मॉल हो सकता है और थीटा स्मॉल हो सकता है। So total work done in rotating that dipole from angle theta 1 to theta 2 पे वर्क डन कितना होगा, W की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू हमारी टाउ इंटू डी थीटा, वी एक्सपेंडेड टाउ, टाउ को क्या लिख लिया हमने पी ई साइन थीटा, पी एंड ई बोथ आर कांस्टेंट तो वो हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। फिर हमने साइन को इंटीग्रेट कर दिया थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस, ठीक है, माइनस का कॉस होता है, हमने माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। जब हम अपोजिट में जाते हैं तब ये चेंज हो जाता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा, थीटा की लिमिट क्या होगी थीटा 2 से थीटा 1। जब हमने लिमिट प्लेस करी तो वो दिस एक्सटीरियर वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ हमने बहुत ही बेसिक 9, 10th, 11 तीनों के अंदर हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ाई गई है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर वर्क करते हैं तो वो उसमें स्टोर हो जाता है किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी के तौर पर। तो हमने इस डायपोल पर जो भी वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। तो हमारी वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो यू के बराबर हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया। केस 1, जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 है तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टाउ की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा, जब थीटा 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया, यानी कि मिनिमम हो गया। तो हमारा डायपोल कौन से में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि डायपोल मूवमेंट पी और ई की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। समझ आया, ठीक है। अब सेकंड चीज़, जब एंगल 90 डिग्री हो तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, पी ई साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है +1, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क जो होगा वो लगेगा पी ई, यानी कि डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा 180 हो जाए तो भी जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 रहती है, तब भी टाउ मिनिमम होगा। अब जब मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है बहुत
ज़्यादा। जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो P और E का हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन है, वो तो सेम ही होगा, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, बट ये फिर भी मूव नहीं कर पाता, यानी कि टॉर्क मिनिमम रहता है फिर भी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल ऑफ dipole movement 3 into 10 to the power minus 8 coulomb meter from its position to unstable equilibrium to the stable equilibrium in the field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बने। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो पी ई कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। थीटा टू क्या है हमारा, यानी कि हमें इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है, और हमारा करंट क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो थीटा वन है दैट इज 180 डिग्री और जो थीटा टू है दैट इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 एंड कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 2, माइनस बार पहले से ही है तो माइनस का 2 पी ई। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस का 2 ई पी ई, पी की हमारे पास वैल्यू है, ई की वैल्यू है, जब हम पुट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारा -6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स। ठीक है, ये वर्क डन माइनस में आने का कारण क्या है, ठीक है, इस चीज़ को आप सर्च करना और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि वर्क डन माइनस आने का हमारा मतलब क्या है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आज के लिए इतना ही, ठीक है, हमारा डायपोल वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। डायपोल के अंदर हमने कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़े हैं, बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स दीज आर मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले हमने देखा डायपोल क्या होता है, फिर देखा डायपोल मूवमेंट क्या होती है, फिर देखा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड टॉर्क, ठीक है, डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है, डायपोल पर वर्क डन कितना होता है, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमने एक साथ कवर किया है। सो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट्स, we will try to clear all the doubts, and don't forget to subscribe the channel. This is all for today. We will be right back with another video soon.